5 ऐसे केसेस जहां पर आप अपनी GST-R1 की रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। ये रूल 59 के अंदर डिफाइन किया गया है। फ्रेंड्स, अगर आप जीएसटी में मंथली रिटर्न फाइल करते हैं और आपने प्रीसीडिंग मंथ की GST-R3B को फाइल नहीं किया है, तो आप नेक्स्ट मंथ की GST-R1 फाइल नहीं कर पाएंगे। अगर आप जीएसटी के अंदर क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं और प्रीसीडिंग क्वार्टर की GST-R3B को आपने फाइल नहीं किया है, तो सब्सिक्वेंट मंथ की GST-R1 फाइल नहीं कर पाएंगे। फ्रेंड्स, रूल 88C का आपको नोटिस आया और उस नोटिस का आपने प्रॉपर रिप्लाई नहीं किया विद इन गिवन टाइम में, तो आप सब्सिक्वेंट मंथ की GST-R1 को फाइल नहीं कर पाएंगे। 88C का नोटिस कब आता है वो अभी हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। आपके पास में आया नोटिस रूल 88D का, जो उसमें टाइम डिफाइन था उस टाइम तक आपने उसका रिप्लाई नहीं किया है, तो सब्सिक्वेंट मंथ की GST-R1 आपको फाइल करने को नहीं मिल सकती है। आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया, रजिस्ट्रेशन लेने के बाद में 30 दिन के अंदर अंदर आपने अपना बैंक अकाउंट ऐड नहीं कराया, या रजिस्ट्रेशन लेने के बाद में GST-R1 30 दिन से पहले ही आपको फाइल करनी थी, और उससे पहले अगर आपने बैंक अकाउंट ऐड नहीं किया अपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अंदर, तो आपको GST-R1 फाइल नहीं करने को मिलेगी। ये तो ऐसे केसेस हुए जहां पर आपको GST-R1 फाइल करने को नहीं मिलेगी। फ्रेंड्स, हमने दो चीजें देखी थी अभी, रूल 88C, रूल 88D का नोटिस। ये कब आता है, इसका कैसे रिप्लाई करेंगे, इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है, देखते हैं। रूल 88C बोलता है कि अगर आपने GST-R1 के अंदर जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है वो ज़्यादा दिखाई हुई है और GST-R3B में उसको कम दिखाया हुआ है, तो आपको रूल 88C का नोटिस आएगा। 88D बोलता है कि GST-R3B के अंदर जो मैंने ITC ली है वो मेरे GST-R2B के कंपैरिजन में ज़्यादा है। फ्रेंड्स, इन दोनों का अमाउंट या परसेंटेज में अभी तक कोई भी क्लैरिटी नहीं है कि कितने अमाउंट से ज़्यादा या कितने परसेंटेज से ज़्यादा होने पर हमको ये नोटिसेस मिलेंगे। लेकिन जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में काउंसिल मेंबर ने ये सजेस्ट किया हुआ है कि 25 लाख रुपीस से ज़्यादा होने पर या 20% से ज़्यादा डिफरेंस होने पर ही रूल 88D का नोटिस आए अभी तक, लेकिन इसका कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। फ्रेंड्स, अगर आप बात करो कि ये नोटिस मिलेंगे कैसे, तो 88C का नोटिस जो है वो DRC 01B के थ्रू आपको मिलेगा, वेरेज 88D का नोटिस जो है वो आपको DRC 01C के थ्रू मिलेगा। ये मोड क्या होगा, ये आपको ईमेल और जीएसटी पोर्टल दोनों पर आएगा। दोनों ही केसेस में आने के बाद में आप क्या कर सकते हो, या तो एग्री हो सकते हो या डिसएग्री हो सकते हो। एग्री होने के केस में DRC 03 के थ्रू जो भी उस नोटिस में अमाउंट लिखा हुआ है उसके साथ में आपको अंडर सेक्शन 15 के अंतर्गत जो इंटरेस्ट बनता है उन दोनों को डिपॉजिट कराना है। फ्रेंड्स, डिसएग्री होने के अगर होते हो तो उसका जो है एक्सप्लेन करना है, रीजन बताना है। दोनों ही जो भी करना हो वो 7 दिन के अंदर अंदर करना भैया, नहीं तो GST-R1 नेक्स्ट मंथ की गई। फ्रेंड्स, अगर आपको डिफरेंस का अमाउंट पता करना है कि वो डिफरेंस का अमाउंट कितना है, तो 88C के केस में DRC 01B इश्यू होगा, उसके पार्ट ए में आप ये डिफरेंस अमाउंट जान सकते हैं। रूल 88D के केस में DRC 01C के पार्ट ए के केस में आप लोग ये जान सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये एग्री या डिसएग्री का इंटीमेशन देना है तो ध्यान रखिए DRC 01B के पार्ट बी में आप फाइल करेंगे ऑनलाइन, और 88D के केस में DRC 01C के पार्ट बी में ऑनलाइन फाइल करेंगे। बट अगर आप कहते हैं कि हम तो नहीं करना चाहते कुछ भी, तो 88C के केस में फिर आपका सेक्शन 79 एप्लीकेबल हो जाएगा और रूल 88D के केस में सेक्शन 73 74 एप्लीकेबल हो जाएगा। अब 73 74 होता क्या है, ये एप्लीकेबल होगा जब आप GST-R3B में ज़्यादा ITC ले रहे हैं, मेरे GST-R2B के अंदर कम ITC है, तो सेक्शन 73 74 सबसे पहले रीजन के बेसिस पर सेग्रीगेट होते हैं। आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गली अवेल्ड की है या यूटिलाइज की है, और उसके पीछे का रीजन है फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट, सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स टू इवेड टैक्स, तो सेक्शन 74 एप्लीकेबल हो जाएगा। इनके अलावा जो भी केसेस हैं उसमें 73 एप्लीकेबल हो जाएगा। 73 बोलता है कि जो पर्सन ने ऐसा किया है, रॉन्गली यूटिलाइज और अवेल्ड किया, और उसका रीजन फ्रॉड नहीं है, विलफुल मिसस्टेटमेंट नहीं है, तो और उसको पता चल गया है कि ये मुझसे रॉन्गली अवेल्ड या यूटिलाइज हो गई, तो खुद जो है अपने अकॉर्डिंगली टैक्स अलॉन्ग विद इंटरेस्ट का पेमेंट करेगा और प्रॉपर ऑफिसर को राइटिंग में ये बताएगा कि ये मैंने पेमेंट कर दिया है। 74 यहाँ पर थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करता है। अगर मैं फ्रॉड करता हूँ, विलफुल मिसस्टेटमेंट करता हूँ, रॉन्गली अवेल्ड करता हूँ ITC को, और नोटिस आए बगैर ही मुझे रियलाइज हो जाता है, तो इस केस में अमाउंट प्लस इंटरेस्ट
और उसके साथ साथ 15% ऑफ पेनल्टी जो है वो मुझे पे करनी पड़ेगी, और राइटिंग में सच पेमेंट के बारे में प्रॉपर ऑफिसर को इन्फॉर्मेशन करेगा। अब आपने ये भी नहीं किया और आपको नोटिस सर्व हो गया। 73 फिर भी बोलता है कि 30 दिन के अंदर अंदर ऐसा नोटिस जो सर्व हुआ है उसमें जो अमाउंट बताया गया है अलॉन्ग विद सेक्शन 50 के अंदर इंटरेस्ट जो है उसको पे कर दीजिए, तो माना जाएगा कि प्रॉपर ऑफिसर ने ये जो है ये वाले जो टैक्स प्रोसीडिंग है उसको कंक्लूड कर दिया है। सेक्शन 74 भी बोलता है कि जो प्रॉपर ऑफिसर ने नोटिस इशू किया उसमें जो अमाउंट बताया इंटरेस्ट के साथ में 25% अगर पेनल्टी आप पे कर देते हैं 30 डेज के अंदर, तो ये प्रोसीडिंग डीम टू बी कंक्लूडेड मानी जाएगी। फ्रेंड्स, अब ये बोलता है कि ये जो 73 का नोटिस है इसका टाइम पीरियड क्या है, तो एनुअल रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर, जिस भी आपने टैक्स पे किया है या नहीं किया है, तो फॉर एग्जांपल अगर 31 मार्च 2000 का आपने टैक्स पेमेंट मान लीजिए कि नहीं किया है या गलत कर दिया है, इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गली अवेल कर ली, तो इसकी जो फाइनेंशियल ईयर की ड्यू डेट है रिटर्न की, एनुअल रिटर्न की जो ड्यू डेट है उसको प्लस करते हुए 3 साल तक और वो 73 के अंदर नोटिस दे सकता है। 74 में ये पीरियड जो है 5 साल हो जाएगा। फ्रेंड्स, 3 साल खत्म होने का वेट नहीं कर सकते कि पूरा 3 साल खत्म हो गया तब तक नोटिस इशू करेंगे। 3 साल खत्म होने के 3 महीने पहले तक ये नोटिस आ सकते हैं। सेम 5 साल खत्म होने से 6 महीने पहले तक ये नोटिस आ सकते हैं। सेक्शन 79 बोलता है रिकवरी ऑफ टैक्स। रिकवरी ऑफ टैक्स मतलब कि जब मैंने 88C के अंदर जीएसटीआर 1 में तो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी दिखा रही थी कि 1 लाख रुपए, और 3B में उसको दिखा दी 30,000 रुपए, तो 70,000 रुपए की रिकवरी बन गई। रिकवरी बन गई तो 79 क्या बोलता है कि जो प्रॉपर ऑफिसर है वो अगर उसको कोई इस तरीके के असेसी को कोई रिफंड देना है तो वो डिडक्ट कर सकता है। अब यहाँ पर मोहन का एग्जाम्पल लेते हुए आगे चलेंगे। मोहन है जिससे इस प्रॉपर ऑफिसर को 70,000 रुपए की रिकवरी चाहिए। मोहन को ये 1 लाख रुपए किसी किसी रीजन से इसको रिफंड करना था, तो उस रिफंड अमाउंट में से 70,000 रुपए डिडक्ट कर सकता है। अगर इस प्रॉपर ऑफिसर के को रिक्वायर्ड है तो ये अन्य प्रॉपर ऑफिसर को भी बोल सकता है, और ये भी बोल सकता है कि अगर उस मोहन से रिलेटेड उसके कोई गुड्स है या बिलोंगिंग है तो उनको बेच दीजिए, और 70,000 रुपए का जो अमाउंट है वो इस प्रॉपर ऑफिसर को चाहिए। सी तो और भी डरावना प्रोविजन है। सी क्या बोलता है कि मोहन के जितने भी जानने वाले हैं, अगर वो मोहन को 70,000 रुपए, मोहन उनमें से किसी से 70,000 रुपए मांगता है, तो ये प्रॉपर ऑफिसर फॉर एग्जाम्पल राम है, राम को बोलेगा कि मोहन को तेरे को 1 लाख रुपया देना है, उसमें से 70,000 रुपए तू रोक के रख जब तक कि ये प्रॉपर ऑफिसर तेरे को नहीं बोले, या उसको किसी ऐसे अकाउंट गवर्नमेंट अकाउंट में तू डिपॉजिट करा दे। तो 79 तो यहाँ तक चला जाता है। फ्रेंड्स, इसलिए ध्यान रखिए जीएसटीआर 1 एंड 3B आपस में मैच होने चाहिए, जीएसटीआर 2B एंड 3B आपस में मैच होने चाहिए। पोर्टल पर जाकर देखते रहिए जीएसटीआर 1 एंड 3B को फाइल करने के बाद में कि आपको कोई नोटिस आया है नहीं आया। नोटिस आया है तो तुरंत उसका एक्शन लीजिए। ईमेल पे भी आता है, वहां पर भी ध्यान रखिए। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।